नमस्कार, आप सभी ने कक्षा 12 में अध्याय 5 भाग 11 तक पढ़ लिया था। भाग 11 में आपने मेंडलीय अनुपात से विचरण के बारे में पढ़ा। आपने इसके अंतर्गत अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे के टॉपिक्स, जो कि होगा सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस किसे कहते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 11 में क्वेश्चन किए गए थे उनके आंसर्स मैं आपको बता दूं। पहला क्वेश्चन किया गया था अपूर्ण प्रभाविता के उदाहरण क्या क्या है। तो अपूर्ण प्रभाविता के 3 महत्वपूर्ण उदाहरण, मीठी मटर जिसे लथाइरा सेटाइवा भी कहते हैं, दूसरा गुलाबाज पौधा जिसे मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं और इसे 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा स्नैपड्रैगन जिसका बॉटनिकल नेम है एंटीराइनम मैजस। ये 3 एग्जाम्पल हैं अपूर्ण प्रभाविता के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, याद कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन किया गया था कौन सा ऐसा संकरण प्रयोग है जिसमें जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप का अनुपात समान आता है, तो वो है अपूर्ण प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि मटर के बीज में मंड के संश्लेषण के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मंड के संश्लेषण और बीज के आकार के लिए जीन कैपिटल बी और स्मॉल बी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं हम भाग 12 के अंतर्गत उसके आगे टॉपिक्स बारे में पढ़ेंगे, जो कि होगा सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस। देखिए यह भी किसके अंतर्गत आता है, मंडलीय अनुपात से विचलन। मंडलीय अनुपात से विचलन के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने बताया ना बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें मेंडल के नियम लागू नहीं होते हैं। उसमें आपको इसके अंतर्गत अपूर्ण प्रभाविता के बारे में बताया गया कि अपूर्ण प्रभाविता एक ऐसी स्थिति है जिसमें मेंडल का नियम लागू नहीं होता। दूसरा सहप्रभाविता, इसमें भी मेंडल का नियम लागू नहीं होता। सहप्रभाविता भी मेंडल के अनुपात से विचलित हो जाता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं कोडोमिनेंस। शब्द से क्लियर हो जाता है, जैसे अपूर्ण प्रभाविता था तो उसमें भी शब्द से ही क्लियर हो जाता था कि जो प्रभावी लक्षण है वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, अपूर्ण प्रभावी है। इसी वजह से प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में लाल रंग के पुष्प के बनने की जगह क्या बन गया था, गुलाबी रंग का पुष्प, अपूर्ण प्रभावी था। उसी तरीके से यहाँ पर भी शब्द से क्लियर है, सहप्रभाविता यानी जब 2 जीन साथ साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो इसी स्थिति को सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस कहते हैं। जब 2 जीन किसी लक्षण के 2 एलील साथ साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस कहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशांगति। मनुष्य में कुल 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। रुधिर वर्ग ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, ए बी पाया जाता है और ओ पाया जाता है। इन 4 प्रकार के रुधिर वर्गों की खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। 4 प्रकार के मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्गों की खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। आगे और डिटेल बताया जाएगा, फिलहाल यहाँ पर हमें सहप्रभाविता समझना है। मानव के आबादी में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। रुधिर वर्ग ए वाले व्यक्ति, रुधिर वर्ग बी वाले व्यक्ति, रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्ति और रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति। ब्लड ग्रुप आपसे पूछते हैं ना कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आपका हो सकता है ब्लड ग्रुप ए हो या बी हो या ए बी हो या ओ हो, इन चारों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो पता चलता है क्या है इसके पीछे रीजन कि हम ब्लड ग्रुप अलग अलग कहते हैं। देखिए मनुष्यों में 4 प्रकार के रुधिर वर्गों का निर्धारण करने के लिए भी जीन होता है। ठीक है, मनुष्य में रुधिर वर्ग के निर्धारण के लिए क्या होता है, एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। उस जीन को हम क्या कहते हैं, उस जीन को हम कहते हैं जीन आई, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। मानव में रुधिर वर्गों के निर्धारण के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा है, कैपिटल आई। इस जीन के 3 एलील पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुधिर वर्गों को निर्धारित करने वाले जीन आई के 3 एलील पाए जाते हैं। कौन कौन से, आई ए, आई बी, स्मॉल आई, या इसे कई बुक में आई ओ से भी डिनोट करते हैं। ज़्यादातर बुक में स्मॉल आई ही यूज़ किया जाता है, हम भी यूज़ करेंगे स्मॉल आई ही यूज़ करेंगे। बस याद रखना है कि आई को, स्मॉल आई को ही आई ओ भी कहा जाता है। ठीक है, तो जीन आई मनुष्य में रुधिर वर्गों का निर्धारण करते हैं। जीन आई के 3 एलील होते हैं, 1 2 3।
सामान्यतः किसी भी लक्षण के जो जीन होते हैं उसके सिर्फ 2 ही एलील होते हैं, किसी भी लक्षण के जो जीन होते हैं उसके सिर्फ 2 एलील होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट रूप है जिसमें 3 एलील है। इसी वजह से इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम बहुविकल्पता भी कहते हैं। बहुविकल्पता यानी मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म यानी जब किसी लक्षण के जीन के 2 से अधिक एलील होते हैं तब इस कंडीशन को हम बहुविकल्पता या मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। तो आपको आगे इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो यही होगा कि बहुविकल्पता क्या होता है, मल्टीपल एलिलिज्म किसे कहते हैं, आगे बताया जाएगा। फिलहाल आप समझ गए कि जब किसी जीन के 2 से ज़्यादा एलील होते हैं तो उसे हम बहुविकल्पता यानी मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। यानी बहुविकल्पता का भी उदाहरण क्या है, मानव का रुधिर वर्ग है। आगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिलहाल हमें अभी सहप्रभाविता को समझना है कि ये सहप्रभाविता क्या होता है। देखिए, मानव में रुधिर वर्गों के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कैपिटल आई है, इसके 3 एलील हैं। चूंकि हम मनुष्य द्विगुणित होते हैं, द्विगुणित होने की वजह से हमारे शरीर में किसी भी जीन का सिर्फ 2 एलील ही पाया जाएगा, किसी भी जीन का सिर्फ 2 एलील ही पाया जाएगा। तो यहाँ पर 3 है, तो इन तीनों में से कोई 2 एलील ही हमारे शरीर में उपस्थित होंगे। होता क्या है, ये जो रुधिर वर्ग कैसे निर्धारित होता है, जीन ये जो एलील IA है ना वो बनाता है प्रतिजन A। अब ये प्रतिजन क्या होता है, प्रतिजन को हम एंटीजन कहते हैं, इंग्लिश में एंटीजन कहते हैं, एंटीजन A। एंटीजन क्या होता है, हमारे जो RBCs हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, इनकी कोशिका कला पर एक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे RBCs के कोशिका कला पर एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, यही प्रतिजन, प्रतिजन प्रोटीन पाया जाता है, इसे हम एंटीजन कहते हैं, इंग्लिश में एंटीजन प्रोटीन। कौन सा एंटीजन उपस्थित है हमारे RBC के कोशिका कला पर, उसी के आधार पर हमारा रुधिर वर्ग निर्धारित होता है। प्रतिजन 2 टाइप के होते हैं, प्रतिजन A या प्रतिजन B। तो जो कैपिटल IA एलील होता है वो प्रतिजन A का निर्माण करता है, IB जो होता है वो प्रतिजन B का निर्माण करता है, यानी एंटीजन B का निर्माण करता है। और स्मॉल I किसी भी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता, किसी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे शरीर में कितने प्रकार, मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जा सकते हैं, 4, A, B, AB और O, इनमें से कोई भी पाया जा सकता है। इन 4 प्रकार के रुधिर वर्गों का निर्धारण कौन करता है, सब कुछ याद करते चलिए। हमारे शरीर मनुष्यों में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, A, B, AB, O। इन 4 प्रकार के रुधिर वर्ग का निर्धारण कौन करता है, जीन कैपिटल I। जीन कैपिटल I के कितने एलील होते हैं, 3, IA, IB, स्मॉल I या IO। हमारे शरीर के रुधिर वर्ग का निर्धारण किसकी उपस्थिति के कारण होता है, प्रतिजन प्रोटीन की उपस्थिति के कारण, कि कौन सा प्रतिजन हमारे शरीर में पाया जा रहा है। प्रतिजन 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन A, प्रतिजन B। स्मॉल A कैपिटल IA प्रतिजन A का निर्माण करता है, IB प्रतिजन B का निर्माण करता है, स्मॉल I किसी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता। अब ये एलील, इन हमने बताया ना कि मनुष्य द्विगुणित होते हैं, इन 3 में से कोई 2 एलील ही मनुष्य में पाए जाएंगे। तो क्या संभावना हो सकती है, इन 3 प्रकार के एलील से कितने प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति में, हो सकता है किसी व्यक्ति में कैपिटल IA पाया जाए, ठीक है। हो सकता है किसी व्यक्ति में, किसी मनुष्य में, हमारे अंदर ही हो सकता है कैपिटल IA उपस्थित हो। और हो सकता है किसी व्यक्ति में
आई बी उपस्थित हो सकता है किसी व्यक्ति में आई ए और आई बी दोनों साथ में उपस्थित हो सकता है कैपिटल आई और स्मॉल आई साथ में उपस्थित हो सकता है कैपिटल आई बी स्मॉल आई उपस्थित हो, या हो सकता है स्मॉल आई और स्मॉल आई उपस्थित हो। यानी 3 प्रकार के एलील से कुल 6 प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। 3 प्रकार के एलील से 6 प्रकार की संभावनाएं बन सकती हैं। किसी भी मनुष्य में इन 6 प्रकार के ही जी एलील साथ में पाए जाएंगे। ठीक है, 6 प्रकार के एलील में से कोई एक प्रकार का एलील किसी व्यक्ति में पाया जा सकता है। अब ध्यान कुछ बातें ये रखनी है। आई ए प्रतिजन ए का निर्माण करता है, आई बी प्रतिजन बी का निर्माण करता है, स्मॉल आई किसी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता। ये प्रभावी होते हैं, ये भी प्रभावी होते हैं और ये अप्रभावी होता है। यानी हम कह सकते हैं आई ए एंड आई बी कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। यानी जब आई ए रहेगा तो अपना लक्ष्य प्रदर्शित करेगा आई बी रहेगा तो अपना लक्ष्य प्रदर्शित करेगा आई बी। लेकिन जब आई ए और स्मॉल आई साथ में रहेंगे, आई ए और स्मॉल आई साथ में रहेंगे तो सिर्फ ये लक्षण अपना लक्ष्य प्रदर्शित करेगा, ये अपना लक्ष्य प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। जब आई बी स्मॉल आई साथ में रहेंगे तो केवल आई बी, जो कि आई बी प्रभावी है, तो यही अपना लक्ष्य प्रदर्शित कर पाएगा, ये अपना लक्ष्य प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। जब स्मॉल आई होगा तभी ये अपना लक्ष्य प्रदर्शित कर पाता है। यानी स्मॉल आई क्या होता है? अप्रभावी रेसेसिव होता है। अब होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति में कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए जीन पाया जा रहा है तब उसके शरीर में बनता है प्रतिजन ए, क्योंकि मैंने बताया आई ए क्या बनाता है? प्रतिजन ए। तो ऐसे व्यक्ति में बनेगा प्रतिजन ए। तब उस मनुष्य का रुधिर वर्ग क्या होगा? उस मनुष्य का रुधिर वर्ग क्या होगा? उस मनुष्य का रुधिर वर्ग होगा ए। अगर किसी व्यक्ति में आई बी एलील पाया जा रहा है तब उसके शरीर में क्या बनेगा? प्रतिजन बी। तब उस व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या होगा? बी। अगर किसी व्यक्ति में आई ए और आई बी दोनों साथ पाए जाते हैं तो ये दोनों अपना लक्षण साथ साथ प्रदर्शित करते हैं। यानी आई ए के कारण उसके शरीर में प्रतिजन ए बनेगा, आई ए के कारण इसके शरीर में प्रतिजन ए बनेगा और आई बी के कारण उसके शरीर में प्रतिजन बी भी बनेगा। यानी उसके शरीर में प्रतिजन दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। यानी जब आई ए और आई बी दोनों साथ पाए जाते हैं तो ये दोनों अपने लक्षण साथ साथ प्रदर्शित करते हैं। इसी को कहा जाता है सहप्रभाविता। ठीक है, समझ में आया सहप्रभाविता क्या है? जब दो एलील साथ साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो इस स्थिति को सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस कहते हैं। क्लियर है? सहप्रभाविता क्या होता है? समझ में आ गया? सहप्रभाविता क्या होता है? जब कोई दो एलील साथ साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं तो इसे हम सहप्रभाविता कहते हैं। ठीक, देखिए आई ए अपना लक्ष्य प्रदर्शित किया तो उसके शरीर में प्रतिजन ए बना, आई बी अपना लक्ष्य प्रदर्शित किया इसलिए उसके शरीर में प्रतिजन बी बना। और ऐसे व्यक्ति में दोनों प्रतिजन यानी ए बी पाया जाता है और ऐसे व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या कहलाता है? रुधिर वर्ग ए बी। क्लियर? अब अगर आई ए और स्मॉल आई साथ में हैं किसी व्यक्ति में, ये दोनों जीन हैं, तब चूंकि आई ए कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, स्मॉल आई पे ये प्रभावी होता है, इसलिए यहां पर सिर्फ प्रतिजन क्या बनता है? प्रतिजन ए बनता है। तब ऐसे कंडीशन में रुधिर वर्ग क्या होगा? उस मनुष्य का रुधिर वर्ग ए होगा। देखिए इसी तरीके से आई बी प्रभावी होता है, स्मॉल आई अप्रभावी होता है, तो यही अपना लक्ष्य प्रदर्शित करेगा, यानी इसके शरीर में भी प्रतिजन बी बनेगा। यानी ऐसे व्यक्ति का रुधिर वर्ग भी क्या होगा? बी होगा। और जब स्मॉल आई दोनों साथ में हो तो क्या बताए थे
कि ये अप्रभावी हैं तो अब अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि अप्रभावी जब दोनों साथ में होते हैं तो अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि स्मॉल आई किसी भी प्रकार के प्रतिजन का निर्माण नहीं करता, इसलिए इनमें किसी भी प्रतिजन का पाया जाना संभव नहीं है। कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, और जब कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है तो उस प्रकार के रुधिर वर्ग को हम क्या कहते हैं? ओ रुधिर वर्ग। ओ रुधिर वर्ग, ओ ब्लड ग्रुप। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा जीन होगा? स्मॉल आई, स्मॉल आई। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा जेनेटिक्स इसी पर डिपेंड है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रुधिर वर्ग क्या होगा, माता का ये है, पिता का ये है, तो संतान का क्या होगा। सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप ये चीज़ों को समझ गए तो। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, शुरू से चीज़ें याद करिए। मानव की आबादी में कुल सिर्फ 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। या तो हो सकता है हमारा रुधिर वर्ग ए हो, या हो सकता है बी हो, या ए बी हो, या ओ हो। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। इन 4 प्रकार के रुधिर वर्गों का निर्धारण जीन आई करता है। इसके 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी, स्मॉल आई। सामान्यतः किसी भी लक्षण के लिए जो जीन होता है उसके एलील 2 ही होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है मनुष्य में जिसमें 2 से अधिक एलील हैं, 2 से अधिक हैं। लेकिन चूंकि मनुष्य द्विगुणित होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, हमारे शरीर में गुणसूत्रों का जोड़ा पाया जाता है, तो इसी वजह से हमारे शरीर में इन 3 में से कोई 2 एलील ही पाए जाएंगे। आई ए प्रतिजन ए का निर्माण करता है, आई बी प्रतिजन बी का निर्माण करता है, स्मॉल आई किसी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता है। आई ए और आई बी स्मॉल आई पे प्रभावी होता है, यानी जब ये इसके साथ स्मॉल आई होगा इन दोनों के साथ, तो यही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाएंगे, स्मॉल आई अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता। अब 3 प्रकार के एलील से कुल 6 प्रकार के संयोजन मनुष्य में पाए जा सकते हैं। हो सकता है आई ए साथ में हो, तब उस व्यक्ति में प्रतिजन ए बनेगा और उसका रुधिर वर्ग होगा ए। जब किसी व्यक्ति में आई बी साथ में पाया जाएगा तो उसके शरीर में बनेगा प्रतिजन बी, उसका रुधिर वर्ग होगा बी। किसी व्यक्ति के शरीर में जब आई ए और आई बी दोनों साथ में पाए जाते हैं तो ये एक नया एक्सेप्शन है कि दोनों साथ साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसी वजह से उसके शरीर में प्रतिजन ए बी बनता है, और यही प्रक्रिया कहलाती है सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस, कि जब 2 जीन साथ साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं तब इसे हम सहप्रभाविता कहते हैं। ऐसे कंडीशन में रुधिर वर्ग ए बी बनता है। कैपिटल आई ए और स्मॉल आई जब साथ में होते हैं तो चूंकि कैपिटल आई ए स्मॉल आई पर प्रभावी होता है, यही लक्षण अपना प्रदर्शित कर पाएगा, ये लक्षण अपना प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, तो इस कंडीशन में बनता है प्रतिजन ए और रुधिर वर्ग बनता है ए। बी आई बी और आई स्मॉल आई साथ में हैं तो भी ये प्रभावी होते हैं, ये अप्रभावी, तो यही अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाएंगे और बनेगा प्रतिजन बी, और ऐसे व्यक्ति का रुधिर वर्ग होता है बी। किसी व्यक्ति में हो सकता है दोनों आई पाए जाए, स्मॉल आई, तब उसमें कोई प्रजनन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि आई किसी प्रजनन का निर्माण नहीं करते, और जब भी कोई भी प्रजनन नहीं पाया जाएगा तो उसका रुधिर वर्ग होगा ओ। समझ में आया? 4 प्रकार के रुधिर वर्गों की वंशांगति आगे आपको बताया जाएगा और डिटेल। अभी चूंकि सहप्रभाविता बताया जा रहा है तो यहाँ तक आपको बताया गया है, यहाँ तक इनफ है। अभी आप इतना समझिए, याद करिए चीज़ों को, कैसे किसी के शरीर में कौन सा एलील पाया जाएगा तो कौन सा रुधिर वर्ग होगा, ये आप निर्धारित कैसे करेंगे, ये प्रक्रिया है। इसी को कहते हैं सहप्रभाविता। इसको जब 2 एलील विषम युग्मज है ना, ये सम युग्मज कहाँ है, ये अलग है, ये अलग है, तो जब 2 एलील अलग अलग होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? विषम युग्मज, हेटेरोजाइगस। तो जब विषम युग्मज की अवस्था में दोनों एलील अपने अपने लक्षण साथ साथ प्रदर्शित करते हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस। क्लियर? बस लिख डालिए, इसको नोट कर डालिए, हेडिंग डालेंगे सहप्रभाविता और इसमें लिखेंगे सहप्रभाविता वह स्थिति है, सहप्रभाविता वह स्थिति है जिसमें किसी विषम युग्मजी के दोनों एलील साथ साथ पूर्णता अभिव्यक्त होते हैं। अर्थात जब 2 भिन्न एलील साथ साथ अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं तो इसे सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस कहा जाता है। उदाहरण, मनुष्य में ABO रुधिर वर्ग का निर्धारण जीन कैपिटल आई द्वारा होता है। इस जीन कैपिटल आई के 3 एलील IA, IB, स्मॉल आई
या IO। ABO रुधिर वर्ग की वंशांगति का नियंत्रण करते हैं। ABO इसको ऐसे ही कहते हैं, ABO रुधिर वर्ग की वंशांगति का नियंत्रण करते हैं। अगले लाइन से लिखेंगे, कैपिटल IA प्रतिजन A का निर्माण करता है, कैपिटल IB प्रतिजन B का निर्माण करता है, स्मॉल i किसी भी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता। अगली लाइन से लिखेंगे, मनुष्यों में इस जीन कैपिटल I के 3 एलील्स ब्रैकेट में 2 से अधिक ब्रैकेट क्लोज पाए जाने के कारण इसे बहुविकल्पता यानी मल्टीपल एलीलिज्म भी कहते हैं। आगे लिखेंगे, चूंकि मनुष्य द्विगुणित होते हैं अतः किसी एक व्यक्ति में इन 3 एलील में से कोई 2 एलील उपस्थित होते हैं। आगे लिखेंगे, एलील IA की उपस्थिति में रुधिर वर्ग A का निर्माण होता है, IB की उपस्थिति में रुधिर वर्ग B बनता है तथा IA और IB चूंकि सप्रभावी होते हैं अतः किसी व्यक्ति में इन्हीं 2 एलील के पाए जाने के कारण उनमें रुधिर वर्ग AB का निर्माण होता है। आगे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एलील स्मॉल i किसी भी प्रकार के प्रतिजन का निर्माण नहीं करता अतः समयुग्मजीय अवस्था में या रुधिर वर्ग O का निर्धारण करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, किसी मनुष्य में चूंकि कोई 2 एलील ही पाए जाते हैं अतः मनुष्यों में कुल 6 प्रकार के जीनोटाइप संयोजन बन सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप ऐसे एक कॉलम बना के नोट कर लीजिए कि IA की उपस्थिति में प्रतिजन A बनता है और उससे मानों में रुधिर वर्ग A का निर्धारण होता है। IB से प्रतिजन B का निर्माण होता है और इससे रुधिर वर्ग B का निर्माण होता है। ऐसे आप पूरा ये बना लीजिए। ये हो गया कंप्लीट सहप्रभाविता के बारे में, यानी कोडोमिनेंस क्या होता है। उम्मीद है कि अच्छी तरीके से समझ में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ये सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं है सहप्रभाविता, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि माता का रुधिर वर्ग ये है, पिता के ये, संतान का क्या होगा, आगे आपको सब बताया जाएगा, सब सॉल्व कराया जाएगा। लेकिन ये भी आपका बेसिक है। ये आपको चीज़ें जब तक नहीं आएंगी, ये चीज़ें जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इसको खूब अच्छी तरीके से याद करिए, पढ़िए, चीज़ों को समझिए, जरूर चीज़ें याद हो जाएंगी, समझ में आएंगे। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बहुविकल्पता यानी मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में बताया जाएगा। तब तक कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि बहुविकल्पता का उदाहरण क्या है। दूसरा क्वेश्चन सहप्रभाविता का उदाहरण क्या है। तीसरा क्वेश्चन मनुष्य में रुधिर वर्ग A के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा एलील रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रतिजन AB का निर्माण किन एलील की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट, कौन सा एलील है जो किसी भी प्रतिजन का निर्माण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं और इन रुधिर वर्गों का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। बस इतने क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आगे जो भी टॉपिक होगा वो जल्दी आपको बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।